Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्ते। आज हम आयुर्वेद की दुनिया में गहराई में उतर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जड़ी बूटियों या उपचारों तक ही नहीं रहेंगे। हम जा रहे हैं इसकी बिल्कुल जड़ों तक। वो दार्शनिक विचार जिन्होंने आयुर्वेद को सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नजरिया बनाया है। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है, खासकर आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा की दार्शनिक नींव के कुछ अंश, वो यही दिखाते हैं कि आयुर्वेद कोई अलग थलग चीज नहीं है। अच्छा। ये तो असल में प्राचीन भारतीय दर्शन की जो अलग अलग धाराएं हैं, जैसे सांख्य है, न्याय वैशेषिक है, वेदांत, योग, उनके साथ बुना हुआ एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। हाँ, ये सिर्फ ऊपरी बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आयुर्वेद की एकदम बुनियाद है, उसका आधार है। तो आज का हमारा मिशन कह सकते हैं ये समझना है कि ये जो फिलॉसफिकल आइडियाज हैं, ये आयुर्वेद के सोचने, समझने और काम करने के तरीके को कैसे शेप देते हैं। जी। जैसा चरक संहिता में भी कहा है कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको पाने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि एक बड़े उद्देश्य का साधन बन जाता है। हाँ, और सुश्रुत की भी जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, वो भी यही इशारा करती है। सिर्फ शरीर का ठीक होना काफी नहीं है। आत्मा, इंद्रियां और मन का भी प्रसन्न होना, यानी साफ और खिला हुआ होना, वो भी उतना ही जरूरी है। ये दिखाता है कि आयुर्वेद शुरू से ही शरीर और मन को अलग करके नहीं देखता था। सही बात है। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सांख्य दर्शन की बात करते हैं। मैंने सुना है इसे आयुर्वेद का एक तरह का ब्लूप्रिंट मानते हैं, आधारभूत ढांचा। ये पुरुष और प्रकृति वाली बात क्या है? हाँ, सांख्य दर्शन जो है वो पुरुष यानी शुद्ध चेतना और प्रकृति वो मूल पदार्थ जिससे सब कुछ बनता है, इनके द्वैत यानी 2 अलग सत्ताओं की बात करता है। द्वैत, ओके। इनके बीच एक संतुलन, एक हार्मनी। अच्छा। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो रोग होता है। चरक संहिता ने सांख्य के इन विचारों को काफी हद तक अपनाया और उन्हें शरीर, दवाइयों, बीमारियों और इलाज की अपनी समझ में ढाल लिया। अच्छा, तो ये सिर्फ किताबी बात नहीं, ये सीधा शरीर और चेतना के बैलेंस से जुड़ा है। हाँ। और वो जो त्रिगुण हैं सांख्य के, सत्व, रजस, तमस, उनका आयुर्वेद के त्रिदोष वात, पित्त, कफ से क्या कनेक्शन है? क्या ये एक ही चीज है या अलग? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ अक्सर थोड़ी उलझन होती है। देखिए, त्रिगुण जो है सत्व संतुलन या ज्ञान, रजस गति या क्रिया, और तमस जड़ता या अंधकार, ये मन और पदार्थ के ज्यादा सूक्ष्म गुण हैं। सटल क्वालिटीज। हाँ, वही जो त्रिदोष हैं, वात यानी गति, पित्त यानी रूपांतरण या मेटाबॉलिज्म, और कफ यानी संरचना या स्ट्रक्चर, ये ज्यादा स्थूल बायोलॉजिकल सिद्धांत है जो शरीर के सारे काम कंट्रोल करते हैं। तो फिर लिंक क्या है? हम ऐसा कह सकते हैं कि त्रिदोष जो है वो इन त्रिगुणों की ही शारीरिक अभिव्यक्ति है। अच्छा। त्रिगुणों का प्रभाव शरीर पर कैसे दिखता है, वो त्रिदोष के रूप में प्रकट होता है। ये एक दूसरे से जुड़े हैं पर बिल्कुल एक ही चीज नहीं है। अच्छा, गुण मानसिक और सूक्ष्म स्तर पर काम कर रहे हैं और दोष शारीरिक स्तर पर उनके एक तरह से मैनिफेस्टेशन है। हाँ, बिल्कुल, कुछ ऐसा समझ सकते हैं। और इसी तरह जो पंच महाभूत सिद्धांत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो आयुर्वेद का बिल्कुल आधार है, उसकी जड़ें भी सांख्य के विकासवाद और वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में मिलती हैं। ये 5 तत्व सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं बनाते, बल्कि हमारे शरीर की बनावट, जिसे आयुर्वेद में प्रकृति या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, दवाइयों के गुणधर्म क्या होंगे और इलाज कैसे काम करेगा, इसको समझने की चाबी भी इन्हीं पंच महाभूतों में है। अरे वाह! चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय में ये सब काफी विस्तार से बताया गया है। कमाल है। तो सांख्य ने हमें एक तरह से शरीर और ब्रह्मांड के
क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बता दिए। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद ये सब जानता कैसे है? मतलब इसका तरीका क्या है ज्ञान हासिल करने का? यहाँ शायद न्याय और वैशेषिक दर्शन का रोल आता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर सांख्य क्या है बताता है, तो न्याय दर्शन कैसे जानना है इसका तरीका बताता है। अच्छा। न्याय दर्शन तर्क यानी लॉजिक और प्रमाण यानी ज्ञान के वैध साधन, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, इन पर बहुत जोर देता है। यही आयुर्वेद को उसकी वैज्ञानिक सोच और जांच पड़ताल का एक ढांचा देता है। खास तौर पर 4 प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। हाँ, प्रत्यक्ष मतलब सीधा अनुभव या अवलोकन। फिर अनुमान यानी तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना। तीसरा उपमान मतलब तुलना या सादृश्यता से समझना। और चौथा है शब्द या आप्तोपदेश यानी जो भरोसेमंद लोग हैं या प्राचीन ग्रंथ हैं उनका ज्ञान। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद में हजारों साल पहले से ही एक तरह की एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की प्रणाली की? ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों या मान्यताओं पर आधारित नहीं था। हाँ, काफी हद तक। देखिए, चरक ने इन 4 प्रमाणों को निदान यानी डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करने का तरीका बताया। आप्तोपदेश यानी अनुभवी वैद्य या ग्रंथों का ज्ञान लेना। प्रत्यक्ष यानी रोगी के लक्षणों को खुद देखना। अनुमान यानी उन लक्षणों से बीमारी का अंदाजा लगाना। और एक खास चीज जोड़ी, युक्ति। युक्ति का मतलब है अलग अलग कारणों और फैक्टर्स को मिलाकर एक लॉजिकल प्लान बनाना, इलाज की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करना। ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करना है। युक्ति, ये तो काफी व्यवस्थित लगता है। अच्छा, और वैशेषिक दर्शन, उसकी वो 6 कैटेगरीज है ना, पदार्थ जिन्हें कहते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये कैसे मदद करती हैं? ये नाम सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। हाँ, नाम थोड़े तकनीकी जरूर है, पर इनका काम बहुत सीधा है। वैशेषिक दर्शन क्या करता है, वो दुनिया की हर चीज को इन 6 श्रेणियों में बांटकर समझने की कोशिश करता है। अच्छा। द्रव्य यानी सब्सटेंस, जैसे कोई जड़ी बूटी। गुण यानी उसकी क्वालिटी, जैसे भारी है या हल्की, गर्म है या ठंडी। कर्म यानी उसका एक्शन, जैसे पाचन बढ़ाती है या कम करती है। सामान्य यानी सिमिलैरिटी, विशेष यानी स्पेसिफिसिटी या डिफरेंस, और समवाय यानी इनसेपरेबल रिलेशनशिप, जैसे धागे और कपड़े का रिश्ता। आयुर्वेद इन श्रेणियों का इस्तेमाल करता है दवाइयों को समझने के लिए, जिसे द्रव्य गुण विज्ञान कहते हैं, और शरीर पर उनके असर को समझने के लिए। क्या आप वो सामान्य और विशेष का कोई उदाहरण दे सकती हैं कि ये इलाज में कैसे काम आते हैं? वो ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगा शायद। सामान्यम का सिद्धांत कहता है समान समान को बढ़ाता है। लाइक इंक्रीजेस लाइक। बिल्कुल, लाइक इंक्रीजेस लाइक। यानी अगर शरीर में कोई गुण बढ़ गया है, मान लीजिए गर्मी बढ़ गई है, पित्त बढ़ गया है, तो गर्म चीजें खाने से वो और बढ़ेगी। सही। और विशेष का सिद्धांत कहता है विपरीत संतुलन लाता है। ऑपोजिट्स क्रिएट बैलेंस। तो बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए ठंडी तासीर वाली चीजें यानी विपरीत गुण वाली चीजें दी जाएंगी। अरे वाह। देखिए कैसे ये क्लासिफिकेशन सीधा सीधा ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी से जुड़ गया। वाह, ये तो बहुत तार्किक है। समान समान को बढ़ाता है और विपरीत संतुलन लाता है। ये तो आयुर्वेद के मूल मंत्र जैसे लगते हैं। चलिए अब थोड़ा चेतना के आयाम पर चलते हैं। वेदांत दर्शन, आत्मा और ब्रह्म की बातें आयुर्वेद में कैसे फिट होती हैं? और ब्रह्म यानी परम या सार्वभौमिक चेतना, उनकी एकता की बात करता है ना? हाँ, अद्वैत जिसे कहते हैं। जी, अद्वैत। आयुर्वेद इसे स्वास्थ्य की अपनी परिभाषा में शामिल करता है। स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का ठीक होना नहीं है, बल्कि शरीर, मन और चेतना का एक साथ एक लय में होना है। चरक संहिता में आत्मा का जो वर्णन मिलता है वो काफी कुछ वेदांत के सिद्धांतों जैसा ही है। आत्मा को शाश्वत माना गया है, चेतन हर जगह मौजूद और हमारे सभी कर्मों का साक्षी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयुर्वेद व्यक्ति को सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं मानता, बल्कि एक कॉन्शियस बीइंग मानता है, जो कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है। बिल्कुल, यही आयुर्वेद का समग्र यानी होलिस्टिक दृष्टिकोण है, और इसी से जुड़ता है जीवन के वो 4 पुरुषार्थों का विचार: धर्म, कर्तव्य, अर्थ, समृद्धि,
काम, सुख और मोक्ष, मुक्ति। हाँ, उनका भी जिक्र है। आयुर्वेद कहता है कि अच्छा स्वास्थ्य इन चारों लक्ष्यों को पाने का आधार है, फाउंडेशन है। सोचिए, अगर व्यक्ति बीमार है तो न वो ठीक से अपना धर्म या कर्तव्य निभा सकता है, न धन कमा सकता है, न जीवन के सुख भोग सकता है और न ही आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। वही बात है। तो स्वास्थ्य अपने आप में मंजिल नहीं, बल्कि एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का जरिया बन जाता है। और हाँ, अंततः स्वास्थ्य मोक्ष की यात्रा में भी सहायक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मनी आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त माने गए हैं। ये तो जीवन को देखने का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, स्वास्थ्य को जीवन के परम लक्ष्य से जोड़ना। कमाल है। अच्छा, अब योग दर्शन की बात करते हैं। योग और आयुर्वेद को तो अक्सर बहने कहा जाता है। योग का खास योगदान क्या है, खासकर मानसिक स्वास्थ्य में? योग और आयुर्वेद का रिश्ता तो बहुत ही गहरा और सिम्बायोटिक है। योग का जो व्यवस्थित अष्टांग मार्ग है, यानी 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वो आयुर्वेद को मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए एक पूरा रोड मैप और प्रैक्टिकल टूल्स देता है। ये सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं है जैसा आजकल कई लोग समझते हैं, ये मन और चेतना पर काम करने की एक पूरी प्रक्रिया है। तो मानसिक रोगों के लिए या आजकल जो स्ट्रेस वगैरह इतना है, उसके लिए योग के कौन से हिस्से ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं? खासतौर पर योग के जो उच्चांग हैं, धारणा यानी कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान यानी मेडिटेशन और समाधि यानी सेल्फ रियलाइजेशन, या कहें मन की परम शांति, ये मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और मानसिक विकारों से निपटने में बहुत कारगर हैं। अच्छा, आयुर्वेद की एक पूरी शाखा ही है सत्वावचय चिकित्सा। इसे हम आज की भाषा में एक तरह की साइकोथेरेपी या मेंटल वेलनेस थेरेपी कह सकते हैं। ये काफी हद तक योग के इन्हीं मानसिक अभ्यासों और सिद्धांतों पर आधारित है, जो मन को रेगुलेट और संतुलित करने पर जोर देते हैं। सत्वावचय चिकित्सा दिलचस्प है। अच्छा, हमारे स्रोतों में रित और धर्म जैसी वैदिक अवधारणाओं का भी जिक्र आया था। इनका स्वास्थ्य से क्या लेने देना है? ये शब्द आजकल कम सुनने को मिलते हैं। हाँ, ये थोड़े प्राचीन शब्द है। रित का मतलब है ब्रह्मांड की एक नैसर्गिक व्यवस्था, एक कॉस्मिक ऑर्डर, जैसे सूरज का रोज उगना, मौसम का बदलना, ग्रहों की चाल, एक यूनिवर्सल लॉ। ओके, यूनिवर्सल लॉ। और धर्म का मतलब है उस व्यवस्था के अनुरूप आचरण करना, अपना नैसर्गिक कर्तव्य या स्वभाव निभाना। आयुर्वेद मानता है कि स्वास्थ्य इसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था, इसी रित के साथ तालमेल में रहने से आता है। जब हम प्रकृति की लय से भटकते हैं तो असंतुलन और रोग पैदा होते हैं। तो क्या इसीलिए आयुर्वेद में वो मौसम के हिसाब से दिनचर्या बदलने, ऋतुचर्या और रोजमर्रा की एक फिक्स रूटीन दिनचर्या पर इतना जोर दिया जाता है? बिल्कुल, ये सब उसी रित के साथ, प्रकृति की लय के साथ सिंक में रहने के तरीके हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है लोक पुरुष साम्य। लोक पुरुष साम्य, ये क्या है? इसका मतलब है कि लोक यानी ब्रह्मांड, मैक्रोकॉज्म, और पुरुष यानी मनुष्य, माइक्रोकॉज्म में समानता है। मनुष्य एक छोटा ब्रह्मांड है। जो चीजें ब्रह्मांड में हैं, वही सूक्ष्म रूप में मनुष्य में भी हैं। अच्छा, एज अबव सो बिलो जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसीलिए बाहर पर्यावरण में जो बदलाव होते हैं, मौसम बदलता है, प्रदूषण होता है या कुछ भी, उसका सीधा असर हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसी का एक अभिन्न हिस्सा है। ये लोक पुरुष साम्य का विचार तो बहुत गहरा है। अच्छा, नैतिकता की भी बात आई थी संक्षिप्त में। आयुर्वेद में नैतिकता का क्या स्थान है? नैतिकता तो आयुर्वेद की आत्मा है, कह सकते हैं। ये सिर्फ नियमों की सूची नहीं, बल्कि करुणा और सेवा के भाव पर आधारित है, खासकर अहिंसा। चरक संहिता में एक आदर्श वैद्य या डॉक्टर के गुण बताए गए हैं। सभी प्राणियों के प्रति मैत्री यानी दोस्ती का भाव, दुखियों के प्रति करुणा, दूसरों की मदद करके खुश होना यानी मुदिता, और जिनका इलाज संभव न हो, जो असाध्य रोगी हों, उनके प्रति भी उपेक्षा नहीं बल्कि संभाव रखना। संभाव मतलब न उनसे घृणा करना, न बहुत ज्यादा अटैच हो जाना, बल्कि एक बैलेंस कंपैशन रखना। ये नैतिक सिद्धांत आज के बायोएथिक्स से सदियों पुराने हैं और बताते हैं कि इलाज सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं है, ये एक मानवीय और पवित्र कर्तव्य है। ये तो बहुत जरूरी बात है। इसके अलावा आयुर्वेद बीमारी के 3 मुख्य या सार्वभौमिक कारण बताता है। पहला, असात्मेंद्रिय अर्थात संयोग
यानी हमारी इंद्रियों का गलत कम या ज्यादा इस्तेमाल करना, जैसे बहुत तेज आवाज सुनना या बहुत ज्यादा टीवी देखना या बिल्कुल गलत खाना। अच्छा। दूसरा प्रज्ञापराध यानी जानबूझकर गलत काम करना, अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करना, जैसे पता है कि स्मोकिंग नुकसान करती है फिर भी करना, या पता है ये खाना सेहत के लिए बुरा है फिर भी वही खाना। इंटेलेक्चुअल एरर। हाँ, जजमेंट की गलती। और तीसरा है परिणाम या काल, यानी समय, मौसम और उम्र का प्रभाव, जिस पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। तो देखिए कैसे इसमें हमारा व्यवहार, प्रज्ञापराध, हमारा इंद्रियों का उपयोग और बाहरी प्राकृतिक प्रभाव, काल, तीनों को कारण माना गया है। ये नैतिकता, समझ और सेहत को सीधा सीधा जोड़ता है। और संक्षेप में वो अद्वैत सिद्धांत वाली बात क्या थी, उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, अद्वैत वेदांत का जो मूल सिद्धांत है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, मतलब हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में बंधनता कोई भेद नहीं है, ये भी आयुर्वेद की समझ पर असर डालता है। कैसे? इस नजरिए से देखें तो बीमारी कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप से, उस सार्वभौमिक एकता से कट जाने का, डिस्कनेक्ट हो जाने का नतीजा है। तो इलाज का गहरा मकसद सिर्फ लक्षण दबाना नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को वापस उसकी समग्रता से, उसकी उस मौलिक एकता से जोड़ना होता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो ये सब प्राचीन ज्ञान, ये सारे दर्शन, सांख्य, न्याय, वेदांत, योग, इनका आज की दुनिया में, आज की इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ में क्या मतलब है? क्या ये आज भी प्रासंगिक हैं? मेरे ख्याल से तो पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। आयुर्वेद का ये जो दार्शनिक आधार है, ये हमें आज की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत कुछ सिखा सकता है। इसका जो सिस्टम थिंकिंग वाला अप्रोच है, यानी हर चीज को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम के तौर पर देखना। हाँ, वो होलिस्टिक वाला। हाँ, होलिस्टिक अप्रोच, बीमारी से बचाव पर जोर देना, प्रिवेंशन, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग इलाज करना, पर्सनलाइज मेडिसिन, और मन, शरीर, आत्मा को एक साथ देखना, ये सब बातें आधुनिक चिकित्सा पद्धति को कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं, उन्हें और बेहतर बना सकती हैं। क्या आज का विज्ञान भी इन बातों को किसी तरह मान रहा है, जैसे चेतना या मन का स्वास्थ्य पर असर? हाँ, बिल्कुल। आजकल आप देखें, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, पीएनआई जैसे जो नए क्षेत्र हैं, वो यही तो अध्ययन कर रहे हैं कि हमारा मन साइको, हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरो और हमारी इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजी, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं और कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अच्छा, पीएनआई। जी, ध्यान यानी मेडिटेशन के स्वास्थ्य पर फायदों पर तो हजारों वैज्ञानिक स्टडीज हो चुकी हैं। प्लेसीबो इफेक्ट हमें दिखाता है कि हमारे विश्वास और हमारी सोच का हमारे शरीर पर कितना गहरा असर हो सकता है। ये सब कहीं ना कहीं आयुर्वेद के उस मन, शरीर, चेतना के इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण को ही वैज्ञानिक पुष्टि दे रहे हैं। और आयुर्वेद का जो नैतिक ढांचा है, वो आज की जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी केंद्रित मेडिकल दुनिया है, उसमें कहीं खोती जा रही करुणा और मानवीय स्पर्श को वापस लाने में मदद कर सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़, सार, ये है कि आयुर्वेद सिर्फ नुस्खों और जड़ी बूटियों की किताब नहीं है। ये भारतीय दर्शन की गहरी जड़ों से जुड़ा एक पूरा सिस्टम है, जो शरीर, मन, आत्मा, नैतिकता और यहाँ तक कि जीवन के उद्देश्य को भी अपने दायरे में लेता है। ये वाकई में जीने का एक दर्शन है। बिल्कुल सही कहा। ये जो दार्शनिक नींव है, ये सिर्फ इतिहास की बातें या म्यूजियम की चीजें नहीं है। ये आज भी हमें ज्यादा समग्र, ज्यादा मानवीय स्वास्थ्य सेवा की राह दिखा सकती हैं। जैसा किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि दर्शन आयुर्वेद का गहना नहीं है, ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, वाह। हाँ, सांख्य ने पुर्जों की लिस्ट दी, न्याय ने मेथोडोलॉजी बताई, मीमांसा जो व्याख्या का शास्त्र है उसने नियम कानून दिए, योग ने मन की तकनीकें दी, चरक और सुश्रुत ने क्लिनिकल इंजन बनाया, और वेदांत ने वो बड़ा लक्ष्य, वो क्षितिज दिखाया। बहुत खूब कहा। अच्छा, चलिए जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आयुर्वेद प्रकृति की लय के साथ, जैसे दिन और रात का चक्र, मौसम का बदलना, इसके साथ तालमेल बिठाने पर बहुत जोर देता है ना, जैसे ऋतुचर्या, दिनचर्या। जी हाँ, बहुत ज्यादा। हम देख रहे हैं कि आज की जिंदगी, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल अक्सर इस लय से बिल्कुल कटी हुई है। देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, खाने पीने का कोई तय समय नहीं, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा। तो क्या ऐसा लगता है कि ये जो प्राकृतिक लय से हम कट गए हैं, यही हमारे अंदर बढ़ते हुए असंतुलन और लाइफस्टाइल बीमारियों का एक बड़ा कारण हो सकता है? सोचने वाली बात है। और अगर हाँ,
तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में रहते हुए भी प्रकृति की उस लय से वापस जुड़ने के लिए कौन से छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।